हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो जैसा मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। नहीं देखिए वो वीडियो तीनों एक्स ग्रेशिया की, तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। उसमें आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि वो पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ये यहाँ पे आपको समझ आएगा। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखी ना, तो ये आपको समझ नहीं आएगी मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक मैं बता चुका था 7 नंबर रूल तक। 8वां रूल है आज। 8वां रूल क्या है? अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया, मतलब जो एक्स ग्रेशिया के तहत जो नौकरी मिलती है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आपको आगे कार्रवाई करनी है। ठीक है, एक्स ग्रेशिया किसको मिलता है? अगर कोई कर्मचारी की डेथ हो जाए या कोई कर्मचारी गायब हो जाए, गुमशुदा हो जाए, तो उसके परिवार को ये एक्स ग्रेशिया के तहत नियुक्ति मिलती है। देखो, तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी तो भी कर लो, क्योंकि दोनों तरीके से आपको यहाँ पे बेनिफिट है, और यहाँ पे दोनों आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई नहीं बताएगा यूट्यूब के ऊपर ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, 8 रूल का पहला क्या कहता है कि जो मृतक या शहीद कर्मचारी का डेफिनेशन पिछली बार मैं बता चुका हूँ, वीडियो में देख लेना। तो मृतक या शहीद कर्मचारी के जो परिवार है, उसकी अगर जब भी डेथ होती है तो उसकी डेथ की तिथि से 6 महीने के भीतर भीतर, यानी कि डेथ की डेट से अगले 6 महीने के भीतर भीतर आपको एक प्रारूप होता है। प्रारूप इस ये जो पीडीएफ है इसके नीचे दे रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा, और ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें प्रारूप दे रखा है। उस प्रारूप में आपको वो भर के विभाग अध्यक्ष को भेजने के लिए प्रस्तुत करेगा। कौन करेगा? जहां पे आपका परिवार का जो भी कर्मचारी था, जहां मृतक कर्मचारी समय पर रोल था, मृत्यु के समय, यानी कि जिस ऑफिस में कर्मचारी कार्यरत था जिस टाइम मृत्यु हुई, उस कर्मचारी का जो हेड है वो उस प्रारूप को जो कर्मचारी के परिवार के द्वारा दिया गया है उसको विभाग के अध्यक्ष को, यानी कि डीजी को, वो भेजेगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा, अगर कोई कर्मचारी गुमशुदा है, ये तो था मृत्यु या शहीद होने पर। दूसरा है, अगर कोई गायब हो जाए तो क्या होगा? तो जिस दिन गायब हुआ उसकी रिपोर्ट आपने लिखवानी है उसमें, थाने में। और रिपोर्ट, जिस दिन रिपोर्ट दर्ज हुई, उस रिपोर्ट की दर्ज होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के बाद, यानी कि अगर आपने 1 जून को रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो जून, जुलाई और अगस्त, यानी कि 1 सितंबर के बाद आपको प्रारूप भर के, प्रारूप कौन सा है वो भी दे रखा है इसी में, वो प्रारूप भर के उसी ऑफिस में देना जहां पे वो कार्यरत था। ये है गुमशुदा के केस में। तीसरा है CAF 2, ये प्रारूप का नाम है CAF प्रारूप 2। ये तो नॉर्मल हो गया। शहीद कर्मचारी है तो CFA 3 प्रारूप है। ये प्रारूप भाई भर के और आगे के लिए प्रेषित करना है डिपार्टमेंट को। दूसरा, यहाँ पे एक चीज लिखी है डिपार्टमेंट के लिए, जो भी विभाग है सभी विभाग को एक या एक से अधिक कोई कल्याण अधिकारी ऐसा बनाना पड़ेगा, अधिकारियों में से किसी का नाम कल्याण अधिकारी करना है, जो इस तरह के केस को डील करे। मतलब जो मृतक कर्मचारी या गुमशुदा कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को इसके बारे में, अनुकंपा नियुक्ति के बारे में सलाह दे, उसको बताए भाई क्या है क्या नहीं है, और उसके निधन होने के बाद उसके परिवार से मिले और उसके बताए कि जी डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर सकता है आपके लिए। तो ये सारी चीजें करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक या एक से अधिक कल्याण अधिकारी होना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। वो डिपार्टमेंट के ऊपर भाई रखता नहीं रखता है, क्योंकि जो मेरी जानकारी है तो बहुत सारे मोस्टली डिपार्टमेंट ऐसे जहां पर एक्स ग्रेशिया के बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं है। और बहुत सारे फोन मेरे पास भी आए हैं इस बारे में कि जी ऐसे ऐसे हो गया था और विभाग में कोई नहीं है बताने वाला, आप बताओ कुछ क्या क्या हो सकता है। तो जितनी नॉलेज है मुझे, मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है। अगला रूल कहता है, तो ये जो रूल है ना डे, ये आपके लिए नहीं, ये जो विभाग का अध्यक्ष है उसके लिए है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर जो भी आवेदन आए हैं उन सब पे विचार करना, ये सब करना उसके बारे में। तो ये आपके लिए नहीं है, उनके लिए है। दूसरा भी यही है कि सूची में पात्र परिवारों के सदस्यों के नाम की वैधता, मतलब कि जो पात्र परिवार के सदस्य जो एलिजिबल है बंदा परिवार का, तो उनकी वैधता, नाम की, मृत्यु या पुलिस की रिपोर्ट की प्राप्ति तिथि जैसी भी स्थिति हो, 4 साल के बाद वो समाप्त कर दी जाती है। 4 साल तक ही वो रिकॉर्ड रखा जाता है, वो भी आपके काम का नहीं है, वो उनके काम का है। ठीक है, और 4 साल में बताया है, 4 साल में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, जानबूझ के ठीक है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सब चीजें तो वो अपने काम के नहीं है, उनके लिए है, विभाग के अध्यक्ष के लिए, उनके लिए।
अब यहाँ पे देखो, एक काम आपके लिए ये है जो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो रूल तो ये उनके लिए है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जहां पर 1 वर्ष की अवधि के भीतर अन्न उपलब्धता के कारण पात्र परिवार के सदस्यों को नौकरी नहीं दी गई, मतलब कि 1 साल हो गया अपने एप्लीकेशन लगाए हुए और आपको अगर सीटें खाली ना होने की वजह से नौकरी नहीं दी जाती है, तो ऐसे मामले में अनुकंपा वित्तीय सहायता का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से विभाग अध्यक्ष द्वारा देने के लिए अनुमोदित किया जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर ऐसे 1 साल तक नौकरी नहीं दे पाता विभाग, ये कहता है भाई खाली नहीं है पद, तो ये विभाग का कर्तव्य है कि वो परिवार के सदस्य को अनुकंपा वित्तीय सहायता, जो पारिवारिक पेंशन जो महीने की बनती है, उसको देने के लिए आपको बताए, अनुमोदन करे कि भाई नौकरी नहीं है, आप ये ले लो। बशर्ते, उसके लिए शर्त भी बताई गई है कि भविष्य में पारिवारिक पेंशन को रोकने के लिए संबंधित खजाना, ये आपके लिए काम की बात नहीं है, ये उनके काम की, इसको छोड़ दो आप। बाकी ये आपके काम की है कि 1 साल तक नौकरी नहीं मिलती है खाली ना होने की वजह से, तो आपको वित्तीय सहायता मिल सकती है, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर, शुरुआत के 6 महीने में परफॉर्मा भर के जरूर देना है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है ये 90 दिन में पूरी होनी पड़ेगी। अगर नौकरी नहीं दे पाता है डिपार्टमेंट, तो वो 90 दिन के अंदर अंदर आपको पारिवारिक पेंशन जो बनती है वो बनाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब है आगे ये वाला, अनुकंपा नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी, मतलब जो एक्स ग्रेशिया के तहत नौकरी मिलती है वो देता कौन है, तो संबंध विभाग अध्यक्ष जो डीजी है डिपार्टमेंट का, वो इसके लिए, उसके पास पावर है इस चीज की कि वो नौकरी दे सके। उसके लिए किसी मंत्री, सीएम या एसीएस इनकी जो है ना परमिशन की आवश्यकता नहीं है, वो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डीजी आपका विभाग का अध्यक्ष। एक तो होता है कार्यालय का अध्यक्ष, जिस कार्यालय में काम कर रहे थे उसका अध्यक्ष, एक होता है पूरे विभाग का अध्यक्ष, यानी कि जो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में गुड़गांव ड्यूटी थी, तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का डीडी नहीं, जो पूरे हरियाणा के एग्रीकल्चर का डीजी है वो विभाग अध्यक्ष कहलाएगा, समझ गए। तो उसके पास पावर है, वो देगा नौकरी। और ये बस यही है कि भाई गुमशुदा अगर परिवार है तो उसकी जो रिपोर्ट दर्ज थी एफआईआर, उसकी तिथि से 6 महीने की समाप्ति जैसी होती है, क्योंकि 6 महीने तक वेट करते हुए मिल जाए। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अंदर नहीं मिलता है बंदा, तो 6 महीने के बाद वो आपके ऊपर विचार कर सकता है, आपके परिवार की नौकरी के ऊपर विचार करेगा 6 महीने के बाद, जब पुलिस कह देगी 6 महीने बाद भी हमें नहीं मिला वो। अच्छा, पदों के निर्धारण उपलब्धता, ये आपके काम की बात नहीं है, ये विभाग के काम की है, बस इसमें ये बात ध्यान दे लो, जितनी भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे की भर्ती होती है, यानी कि आज के टाइम में 20% होती है डायरेक्ट क्लर्क की, फॉर एग्जांपल क्लर्क दे रहा हूं, और 80% होती है डायरेक्ट, 20% प्रमोशन, 80% डायरेक्ट। तो 80% में से 5% पदों को डिपार्टमेंट का कर्तव्य है कि वो रोके। क्यों रोके? ताकि जो एक्स ग्रेशिया के तहत कोई नियुक्ति आती है उसको दे सके, क्योंकि ऊपर मैंने बात बताया ना आपको कि ऐसा भी तो हो सकता है वो कह देगी सीटें नहीं है, खाली नहीं है, पद कहां से दे, तो उसी लिए सरकार ने रूल बनाया है 5% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली जो पोस्टें हैं उसमें से 5% आप रोक के रखो, ताकि एक्स ग्रेशिया के तहत नौकरी दे सको, ठीक है। और उसमें ये भी है रोस्टर वगैरह का भी ध्यान रखना है इनको, डिपार्टमेंट को। तो ये सारी चीजें हैं। छूट भी दी गई है किसको? अगर कोई ऐसा है कि सरकार ने रोक लगा दी किसी भर्ती के ऊपर, सरकार ने कह दिया भाई अगले 1-2 साल तक क्लर्क भर्ती नहीं होगी, कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, तो उसको छूट दी है सरकार ने कि डायरेक्ट भर्ती बेशक ना हो, लेकिन एक्स ग्रेशिया के तहत आप कर सकते हो। ये रहा लिखा है कि वित्त विभाग द्वारा कई बार रोक लगा दी जाती है ना कि भाई ये पोस्ट पे रोक लगा दी या किसी भी तरीके से रोक लगा दी, तो लेकिन वो छूट है इसमें, एक्स ग्रेशिया के तहत कोई रोक नहीं रहेगी। और यदि कोई रोक है तो वो शपथ पत्र वगैरह देना है, ये सब चीजें हैं, वो ले लेगा शपथ पत्र कर्मचारी। तो ये आपके काम की बात नहीं है, वो डिपार्टमेंट का अपने उसके लिए है। लेकिन आपके लिए एक काम की बात ये है, 13 नंबर पॉइंट, इसमें कहता है कि अगर आपने एक बार एक्स ग्रेशिया के तहत कोई भी नौकरी ले ली, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्रीकल्चर में क्लर्क की नौकरी मिल गई एक्स ग्रेशिया के तहत, और आप ज्वाइन करने के बाद 2 महीने के बाद कहो ना जी मुझे अगर एग्रीकल्चर नहीं, मुझे तो शिक्षा विभाग दे दो, तो उसके ऊपर कोई विचार, आपका कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें, एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद आपका कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा, ठीक है, कोई भी आप दावा नहीं कर सकते हो। तो ये है इसके बारे में। बाकी जो सीनियरिटी लिस्ट है, वो सीनियरिटी लिस्ट जो नॉर्मल होती है तो आपकी भी उसी तरीके से होगी, जैसे नॉर्मल डायरेक्ट भर्ती और प्रमोशन वाली सीनियरिटी होती है वैसे ही आपकी होगी।
अगर किसी डिपार्टमेंट में आज के टाइम में 400 बंदे वर्क 400 क्लर्क काम कर रहे हैं और आज आप एक्स ग्रेशिया के तहत जाते हो तो आपकी 401 नंबर पे सीनियरिटी बनेगी। समझ गए? ये होती है सीनियरिटी। बाकी जो भी चीजें होती है वो नॉर्मल जो होती है वही रहेंगी, जैसे नॉर्मल कर्मचारी की होती है बस। और इसमें आपके लिए बताने का देख रहा हूं कुछ है नहीं। और इसमें भाई ये बताया गया है घ वाला है कि भाई जो भी कर्मचारी जिसकी डेथ हुई है तो उसके परिवार वालों को मृत्यु की तिथि से 3 महीने के अंदर अंदर आवेदन करना है नौकरी के लिए। 3 महीने के अंदर नौकरी के लिए आवेदन करना है, ठीक है, जो भी है। लेकिन ये देखा जाएगा फिर भाई आप उसके डिपेंडेंट हो या नहीं हो, उसके डिपेंडेंट की जो पात्रता है वो पूरी करते हो कि नहीं करते हो। और डिपेंडेंट कौन होता है, किसका दावा पहले किसका दावा बाद में, वो वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, देख लेना उनको। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अब भी नहीं कर रहे तो भाई फिर आपका क्या कहें, सब्सक्राइब कर लो। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है ये भविष्य में काम आने वाली बातें हैं जो आपको अपने परिवार को बतानी है, क्योंकि किसी के साथ भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात एक और है यहाँ पे, अगला पॉइंट है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्मचारी है उसकी डेथ होने के बाद बच्चे अनाथ हो जाएं। मतलब भाई कोई मेल कर्मचारी है और उसकी डेथ हो जाए लेकिन उसकी वाइफ की डेथ ऑलरेडी पहले हो रखी हो तो बच्चे हो गए अनाथ। तो अनाथ होने में और बच्चे हो नाबालिग, ध्यान देना सारी कंडीशन। कोई कर्मचारी है मेल, उसकी वाइफ की डेथ ऑलरेडी पहले हो रखी है, उसकी डेथ भी हो जाए लेकिन उसकी बच्चों की उम्र 18 साल नहीं हो, यानी कि वो नौकरी करने के लिए जो योग्य है वो ना हो उस टाइम पे, तो सरकार तो कहती है कि 3 महीने में आप आवेदन करो, लेकिन करेंगे कैसे जब वो एलिजिबल नहीं है, तो उनकी उम्र कम है। तो उनका जो दावा है, नियुक्ति का दावा है, वो तब तक जीवित रहेगा जब तक मृतक का एक बच्चा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु नहीं प्राप्त कर लेता। मतलब अगर किसी के 2 बच्चे हैं, दोनों नाबालिग हैं, तो उनका दावा नौकरी का जब तक जीवित रहेगा जब तक सबसे बड़ा वाला जो बच्चा है वो सरकारी नौकरी के लिए जो 18 साल की उम्र है जब तक वो उसको प्राप्त नहीं कर लेगा, जब तक वो दावा करता रहेगा। यानी कि 18 साल पूरी होने के बाद वो दावा कर सकता है कि मुझे एक्स ग्रेशिया के तहत नौकरी दो। मेन बात ये है इसकी। लेकिन वो कब है? जब केवल अनाथ हो जाए। क्योंकि अगर किसी की वाइफ जीवित है तो वाइफ को नौकरी करनी पड़ेगी, एक्स ग्रेशिया के तहत वित्तीय सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन वो ये नहीं कह सकते जी मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मेरे बच्चे अभी नाबालिग है, बच्चे 18 साल के हो जाए जब नौकरी दे देना, तो नहीं चलेगा। अनाथ है तो आपका दावा 18 साल की एज के बाद रहेगा। और इसमें बताया गया है पारिवारिक पेंशन कितनी होगी, वो पेंशन नियम है 2016 का, उसमें है, वो वीडियो भी मैं लेके आऊंगा, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो ये है भाई इसकी एक कुछ बातें। एक और है कि बस थोड़ा सा और बता देता हूँ, 13 मिनट हो चुके वीडियो को, तो और बता देता हूँ, 20 मिनट के तो बना ही देंगे। अनुग्रह पूर्व अनुदान मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मासिक अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति के अलावा, यानी कि आपको जो मासिक वित्तीय सहायता जो पेंशन मिलेगी तो मिलेगी, अलग है, नौकरी लेनी तो वो मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा सरकार आपको 1 लाख रुपए देती है और समय समय पे बदल भी सकती है। आज के टाइम में जब रूल आप देख रहे हो, जब 1 लाख रुपए है, सरकार बाद में 2 लाख भी कर सकती है, कभी कोई भरोसा नहीं है। तो 1 लाख रुपए क्यों दी जाती है? जिस दिन मृत्यु हुई आपकी, को जो भी कर्मचारी उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु की तिथि से 15 दिन के भीतर 15 दिन के अंदर अंदर रोजी रोटी, भाई एकदम से देखो कोई भी कर्मचारी नौकरी कर रहा था तो एकदम से रोजी रोटी का संकट ना हो, क्योंकि आप एप्लीकेशन लगाओगे फिर कहीं विचार होगा तो 5-6 महीने निकल जाते हैं नौकरी मिलने में या पेंशन मिलने में, तब तक क्या करोगे? तो सरकार आपको इसके अलावा 1 लाख रुपए तुरंत देती है 15 दिन के अंदर अंदर, तत्काल जरूरतें पूरे करने के लिए। उसके लिए क्या करना है? जो संबंधित विभाग अध्यक्ष है वो इन नियमों की अनुसूची में तथा वर्णित संबंधित ये दे रखा है पेंशन नियम के अंदर, उसके अधीन आपको देगा। आपको जानकारी सिर्फ अपने कार्य विभाग उसमें देनी है, कर्मचारी के ऑफिस में, कि भाई इसकी डेथ हो चुकी है। तो ये हो गया इसका 1 लाख रुपए आपको परिवार को मिलेगा, वो अलग है, वो सबको मिलता है जो भी कुछ होता है एकदम से। बाकी जो चीजें हैं वो मिलेगी बाद में। अब है आगे ये गुरु, अगर कोई कर्मचारी जो था जिसकी डेथ हुई है उसने अगर कोई लोन ले रखा है तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा तो हो सकता है ना, लोन लिया और डेथ हो जाए, फिर क्या होगा? तो ऐसे केस में क्या होगा वो सुनो आप। तो उसमें क्या होगा, लोन ले रखा था तो ये अपने पढ़ते दिख रहा है ना जो अधित्यक्त,
हिंदी में आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब होता है वेव्ड ऑफ, यानी कि माफ कर देना। तो देखो कौन कौन सा लोन माफ होगा। रूल नंबर 17 का क्या कहता है, केवल ग्रुप ग और ग, यानी कि ये रूल केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, ग्रुप ए और बी पे लागू नहीं होगा। उनको देना पड़ेगा लोन, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी को मिले माफ हो जाएगा। कौन कौन सा, जिसकी डेथ हुई है, जो गुमशुदा हुआ सरकारी कर्मचारी, उसने ब्याज रहित ऋण और अग्रिम बकाया राशि यदि कोई है तो विवाह अग्रिम यानी कि मैरिज एडवांस, मोटरसाइकिल एडवांस, वीट एडवांस, फेस्टिवल एडवांस, अगर इनमें से कोई ऐसा कुछ है जो उसका बकाया है, ब्याज है, ऋण है, या कोई राशि एक्चुअल प्रिंसिपल बकाया है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो माफ कर दिया जाएगा। वो विभाग अध्यक्ष इस चीज के लिए सक्षम पदाधिकारी, कंपिटेंट अथॉरिटी है डीजी आपका, वो इसको माफ कर देगा। दूसरा, यदि मृतक कर्मचारी ग्रुप गैर ग्रुप सी और डी का, जिसने अपने हाउस बिल्डिंग के लिए एडवांस लिया हो, कंप्यूटर एडवांस लिया हो ब्याज, वो भी माफ कर दिया जाएगा। बशर्ते, शर्त क्या होगी कि जो कर्मचारी डेथ हुई है या गुमशुदा हुआ है, सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक या एक से अधिक जीवित सदस्य को नियोजित नहीं किया गया। नियोजित का मतलब क्या है वो सुनो। नियोजित का मतलब होता है मतलब उसको नौकरी वगैरह वगैरह ना दी गई हो तो ही माफ होगा। लेकिन कौन सा, केवल मकान निर्माण अग्रिम यानी कि जो हाउस बिल्डिंग एडवांस होता है वो, और कंप्यूटर एडवांस जो है वो माफ हो जाएगा अगर वो नौकरी नहीं करते हैं तो। लेकिन जो हाउस बिल्डिंग एडवांस सेकंड, क्योंकि कई बार मिलता है, अगर दूसरी बार ले रखा है तो नहीं होगा माफ, ये ध्यान रखना। पहली बार का ही माफ होगा, दूसरी बार का नहीं होगा। लेकिन अगर नियोजित नहीं होते, नौकरी वगैरह नहीं करते हैं तो। अच्छा, अगला है केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ब्याज रहित स्कूटर, यानी कि जो वो बोलते हैं ना इंटरेस्ट फ्री स्कूटर लोन हो, या मोटरसाइकिल की बकाया राशि हो ब्याज सहित, ये सब माफ हो जाएगा। लेकिन केवल कहाँ पे, अगर दुर्घटना के कारण मृत्यु, अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो, अन्य मामलों में नहीं होगा। समझ गए। अगर आपने ऐसा कुछ ले रखा है डिपार्टमेंट से, ये डिपार्टमेंट से लोन लेते उसकी बात है, बैंक से वैसे ले लोगे बिना डिपार्टमेंट के तो कुछ नहीं मिलेगा, तो देना पड़ेगा भाई। ये वो बातें हैं जो डिपार्टमेंट के थ्रू लोन लिया जाता है वो। तो अगर एक्सीडेंट में मृत्यु होती है और अगर कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल का लोन ले रखा था तो वो माफ हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे मृत्यु होती है तो आपको ये माफ नहीं होगा, देना पड़ेगा। बस ये है ब्याज माफ करने वाली बात, ठीक है। अब आ जाओ जी बच्चों की शिक्षा भत्ता और शिक्षण प्रतिपूर्ति शुल्क पर। इसमें मेन बात यह है कि जो कर्मचारी डेथ हुई है उसका जो परिवार है, जो है बाद में बचा, वो अपने बच्चों के, पहले 2 बच्चों के लिए +2 तक का शिक्षा भत्ता जो मिलता है हर महीने का 1125 रुपये आज के टाइम में, आगे बढ़ जाएगा पता नहीं, आज 1125 है, जो 2 बच्चों के लिए ले सकता है। यानी कि जो कर्मचारी मरा है उसके परिवार को बच्चों के शिक्षा भत्ता का उतना ही पैसा मिलेगा जितना वो जीवित होता जब मिलता। समझ गए। एक जीवित कर्मचारी के बच्चों को जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, वही अलाउंस मृतक परिवार के, मृतक कर्मचारी के परिवार को +2 तक के बच्चों के लिए मिलेगा। ट्यूशन फीस वगैरह जो भी कुछ होता है वो आपको डिपार्टमेंट में देनी पड़ेगी, जो फीस वगैरह के लिए देते हैं ना, जहाँ पे आपने पैसा दिया स्कूल में, उसकी जो स्लिप होती है, रिसिप्ट होती है, वो देनी पड़ेगी, ठीक है। मेडिकल भत्ता 19 नंबर पे, फिक्स मेडिकल अलाउंस आज के टाइम में 1000 रुपए है। तो जो अलाउंस आज 1000 है, कल 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, वो आगे की बात है। यानी कि जो एक जीवित कर्मचारी को मेडिकल अलाउंस मिलता है वही सेम अलाउंस, और वही जो आज के टाइम में आप इलाज करवाते हो तो रिएम्बर्समेंट पॉलिसी है कि आपको भाई पहले पैसा खर्च करो, उसके बाद बिल लगाओ और फिर पैसा मिलता है। तो जो महीने का मेडिकल अलाउंस है 1000 रुपये वो, और अगर आप हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हो वहां पे जो खर्चा हुआ वो सारा उतना ही मिलेगा, उतनी ही दर से मिलेगा जितना जीवित कर्मचारी को मिलता, उतना ही मृतक कर्मचारी के परिवार को मिलेगा। शहीद कर्मचारी जो बताया मैंने, शहीद जो किसी काम में शहीद हो जाए उसको थोड़ा सा अलग से विशेष लाभ है। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने विभाग अध्यक्ष जहाँ पे शहीद कार्यरत था, वो इन्होंने एक परफॉर्मा है CFA, मैं दिखाऊंगा परफॉर्मा आपको अलग, इसमें PDF में दे रखे परफॉर्मा, और ये PDF आपको लेनी तो मेरे टेलीग्राम पर आपने बताई थी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी ग्रुप में, तो वहां पे ले सकते हो।
तो वो आवेदन करेगा नियुक्ति के लिए। और यहाँ पे क्या है, फीडर पद पर यहाँ पे लिखा है कि शहीद कर्मचारी का पात्र परिवार का एक सदस्य है, नियमों के अधीन वित्तीय सहायता के अलावा आवेदक की योग्यता और पद की उपलब्धता रहते हैं। इसमें दोनों चीजें हैं। आपने सुना होगा ना कि पुलिस की ड्यूटी पे, पुलिस के लिए सरकार ने एक पीछे निकाली थी कि भाई उसको आर्थिक वित्तीय सहायता मिलेगी 30 लाख रुपए। ठीक है, ये है वित्तीय सहायता, अनुकंपा सहायता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, वित्तीय सहायता के अलावा सरकार पुलिस कर्मचारी की अगर डेथ होती है तो 30 लाख रुपए अलग से देती है, वो होती है वित्तीय सहायता। और जो मैं पेंशन की बात कर रहा हूं जो हर महीने मिलेगी, वो होती है अनुकंपीय वित्तीय सहायता। तो अगर कोई कर्मचारी शहीद होता है, शहीद का मतलब मैंने बता दिया, पुलिस में ड्यूटी करते टाइम हो जाए शहीद है, और अगर कोई आंदोलन हो रहा है उस टाइम पे कोई सिविल का कर्मचारी भी ड्यूटी दे रहा है, वहां पे कोई दंगा हो जाए, भड़क जाए, वहां पे उसकी डेथ हो जाए, तो वो भी शहीद है। तो अगर शहीद कर्मचारी का परिवार है तो उसको वित्तीय सहायता भी मिलेगी, और उसकी योग्यता और पद की उपलब्धता के देखते हुए ग्रुप सी या ग्रुप डी के फीडर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा। आप कहो जी फीडर पद क्या है, तो फीडर पद सुनो। तो फीडर का मतलब तेरे से सप्लायर होता है। तो देख, फीडर पोस्ट पता नहीं भाई एक्चुअल में ये क्या कह रहे हैं कि फीडर पद का क्या मैं कह रहे हैं, जो भी है वो मिल जाएगी आपको, वित्तीय सहायता मिलेगी और आपको नौकरी भी मिलेगी। तो बस ये है। और अनाथ हो गए, जहाँ पे वो बता ही दिया कि जब तक उन बच्चों की एक न्यूनतम आयु नहीं हो जाती नौकरी के लिए, जब तक वो अपना दावा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है उसके ऊपर। अब आगे का जो है वित्तीय सहायता की प्रीलिप्तियां, कि भाई वित्तीय सहायता है उसके लिए प्रीलिप्तियां क्या होगी, ये बताऊंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल नमस्कार। इससे पहले की सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, वो आप देख सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।